एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईडी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ने वाले हैं। हुज प्लेजर इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है गवर्नर्स यानी कि राज्यपालों पे। भारत में गवर्नर्स को अपनी शक्तियों का कितना वहम है, इस चीज़ को ये आर्टिकल आपको डिटेल में बताएगा। शुरू करेंगे इसको क्विज़ के साथ में। आर्टिकल तो पढ़ना ही है लेकिन क्विज़ को भी सॉल्व करना है। 6 क्वेश्चंस इसके आपके सामने हैं। कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी, हर चीज़ इसमें थोड़ी थोड़ी कवर्ड है ना। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है हुज प्लेजर। देखिए, प्लेजर का मतलब होता है खुशी, डिलाइट, जॉय, और हुज का मतलब होता है किसका। कह रहा है किसका प्लेजर, किसकी खुशी। बात की जा रही है ऑन केरला गवर्नर्स रिमार्क्स। केरला के जो गवर्नर साहब हैं मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, इनके रिमार्क्स यानी कि इन्होंने जो टिप्पणी दी है उसकी बात की जा रही है। मामला कुछ ऐसा है कि गवर्नर साहब ने ऐसा बोल दिया केरला में कि कोई भी मंत्री जब तक मेरा प्लेजर होगा, जब तक मेरी खुशी होगी, तभी तक वो अपनी कुर्सी पे बना रहेगा। अगर कोई मंत्री मुझे पसंद नहीं आता है तो संविधान का इस्तेमाल करके मैं उसे उसकी कुर्सी से हटा सकता हूँ। हमारा आर्टिकल यही पूछ रहा है कि किसका प्लेजर। आपने कौन सा संविधान पढ़ लिया जिसमें आपको ऐसा लगने लगा कि आपकी खुशी से ही किसी जो है राज्य का मंत्रिमंडल काम करता है। गवर्नर साहब को अपनी शक्तियों का वहम है, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है उनसे किसका प्लेजर। आगे बात समझ में। चलो अब डिटेल में पूरा मामला आपको आगे समझाएगा। ये प्लेजर होता क्या है, इस वर्ड का संविधान में क्या मीनिंग है। कह रहे द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नो प्रोविज़न फॉर अ गवर्नर टू सैक मिनिस्टर्स। कह रहा है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, आगे द लगा हुआ है, सी बड़ा है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। कह रहे हैं हमारे संविधान में कोई भी प्रोविज़न नहीं है, कोई भी ऐसी अरेंजमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा नियम नहीं है। और किसके लिए? एक गवर्नर के लिए कि वो सैक करे, नौकरी से हटा दे या रिमूव कर दे किसी राजनेता को, किसी मिनिस्टर को। तो गवर्नर साहब को ऐसा लग रहा है कि मेरे प्लेजर से ही किसी देश का, किसी जो है राज्य का मंत्रिमंडल काम करता है। लेकिन गवर्नर साहब ने संविधान को सही मायनों में पढ़ा नहीं है। ऐसा कोई प्रोविज़न तो संविधान में कभी था ही नहीं कि किसी मिनिस्टर को गवर्नर उनकी कुर्सी से निकाल दे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सब्जेक्ट है उसकी वर्ब है। सैक करना मतलब नौकरी से निकालना, एक्सपेल करना, डिसमिस करना, फायर करना। इसके लिए 2 अच्छी इडियम्स भी हैं हमारे पास किसी को नौकरी से निकालने के लिए। गिव पिंक स्लिप और गिव मार्चिंग ऑर्डर्स। किसी को पिंक स्लिप देना या किसी को मार्चिंग ऑर्डर्स देना, दोनों का मतलब है किसी को नौकरी से निकालना। आगे बात समझ में। चलो याद रखना ये इडियम्स, बार बार एग्जाम्स में मिलेंगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। पहले आपसे पूछ लेता हूँ सवाल। मुझे बताओ, हैव नो प्रोविज़न, यहाँ पे अगर मुझे नॉट यूज़ करना हो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, हैज़ नॉट प्रोविज़न। नो और नॉट में क्या डिफरेंस है, टेक्निकली कैसे दोनों को अपने यूज़ करते हैं, कब नो को नोट बनाया जाता है, कब नोट को नो बनाया जाता है। चलो समझा देते हैं, आसान भाषा में समझो पहले, टेक्निकल नहीं समझाऊंगा। अगर आप डू नॉट हैव लिख रहे हो ना, डू नॉट हैव, तो वो हैव नॉट के बराबर है, हैव नो के बराबर है। फिर सुन लो, अगर आप डू नॉट हैव लिख रहे हो तो वो हैव प्लस में नो के बराबर है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नो तो निकलेगा एक नाउन को मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और जो नोट है ना वो निकलेगी एक एडवर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। टेक्निकली भी समझ में आ गया और प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया। नोट एक एडवर्ब होती है जो हेल्पिंग वर्ब के बाद में आती है। नो एक एडजेक्टिव होता है जो किसी नाउन से पहले आके उसको मॉडिफाई करता है। अब ऐसा नहीं है नो सिर्फ एक एडजेक्टिव है, नो एक एडवर्ब भी है, लेकिन वो केस अलग है, वो किसी दिन आपको और समझाएंगे। तब इसका मीनिंग कुछ बदल जाता है। इसका मीनिंग हो जाता है बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो वो केस अलग है। नो एक एडवर्ब भी होती है, लेकिन उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। तब उस केस में होता है इसका मीनिंग बिल्कुल भी नहीं। तो मेन जो केस है ना, नॉट और नो में ये फ़र्क होता है। जैसे मैं लिखना चाहूँ मेरे पास पेन नहीं है, तो मैं लिखूँगा आई डू नॉट हैव अ पेन, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ आई हैव नो पेन या नो पेन्स। आई बात समझ में। हैव प्लस में नो प्लस में नाउन इज इक्वल टू डू प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में नाउन। अब 2 सेंटेंसेस हमारे पास हैं, इन दोनों को हमने गलत तरीके से बनाया हुआ है, जल्दी से इनको सही करेंगे। पीपल हैव नॉट पावर टू चेंज द सिस्टम। लोगों के पास ताकत नहीं है सिस्टम को बदलने की। तो मैं क्या करूँगा, इसका
बहुत आसान है। मैं यहाँ लिखूँगा पीपल डू नॉट हैव, डू इसको निकाल दो यहाँ से, डू नॉट हैव द पावर टू चेंज द सिस्टम। आगे बात समझ में। या फिर लिख सकता हूँ मैं पीपल हैव, अब इसको नॉट को हटा दो यहाँ से और यहाँ लिखाओ नो पावर, अब द निकाल देना, नो पावर टू चेंज द सिस्टम। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से सही हो सकता है, जैसे आप लिखना चाहो, आपकी श्रद्धा की बात है। द पुलिस हैव नॉट एनी एविडेंस सो फार, पुलिस के पास अभी तक कोई सबूत नहीं है, तो पुलिस हैव नॉट नहीं, पुलिस हैव नो, अब एनी को निकाल दो, क्योंकि नो क्या है, खुद ही एक डिटर्मिनर है, एक एडजेक्टिव है, तो इसके बाद दूसरा डिटर्मिनर लगाने की जरूरत नहीं है। एनी, कोई आर्टिकल, द, व कुछ नहीं लगेगा, तो पुलिस हैव नो एविडेंस सो फार। याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बड़ा ही आसान है, 2-4 सेंटेंस खुद से बनाओगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इस आर्टिकल की सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे ताकि अपने इसको स्मूथली पढ़ सके। और उसी के साथ में मॉक टेस्ट के लिए आप सभी को मैं रेफ़र करता हूँ टेक्स्टबुक.com। आपने रिसेंटली फील किया होगा कि टेक्स्ट बुक का जो पास है 400 रुपये का पास अब हो चुका है 500 रुपये का। अब जिन लोगों ने पुराने प्राइसेस को मिस कर दिया था, बहुत ही अच्छा मौका है अगले 2 दिनों के लिए, सीधे आधी कीमत पे आप 1 ईयर पास को अवेल कर सकते हैं। याद रखें 2 दिन का ऑफर है ये। टेक्स्ट बुक के लिंक पे जाओ, कमेंट सेक्शन में रखा है, 400 रुपये का पास आपको दिखाएगा 299 में। इस प्राइस पे ले लेना डिस्काउंट, जाना कूपन कोड लगाना YAT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 वाला पास भी आपको मिलेगा 270 के अंदर। 49,000 मॉक टेस्ट हैं, 600 एग्जाम कवर्ड है, सिंगल पास है, 1 साल की वैलिडिटी है। पैसे को सेव करें, अगर वास्तव में टेक्स्ट बुक पास लेने वाले थे, दिस इज द राइट टाइम। ऑलराइट, वोकैब शीट है, डॉक्ट्रिन से आज शुरू करेंगे, पैलेटेबल तक जाएंगे। 5 पुराने वर्ड्स हैं, 2 नए वर्ड्स हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल, बिलीफ। टेनेट, डोगमा, प्रिसेप्ट, एडिक्ट, मैक्सिम, सभी इसके सिनोनिम्स हैं। अभी ठीक है, 1 सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। ठीक है, सभी इसके सिनोनिम है डॉक्ट्रिन के। डेमोक्रेसी द अदर नेम ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है दूसरा नाम है सामाजिक बराबरी के, इक्वालिटी के डॉक्ट्रिन का, यानी कि सिद्धांत का। तो सामाजिक इक्वालिटी जो होती है, बराबरी जो होती है, उसी का दूसरा नाम डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये, तो डॉक्ट्रिन मतलब कोई भी प्रिंसिपल या बिलीफ। अब ये जो 2-3 इसके सिनोनिम है ना, डोगमा, प्रिसेप्ट, एडिक्ट, मैक्सिमम, टेनेट, सब याद रखने वाले हैं। बार बार सिद्धांत नाम के वर्ड के लिए ये सारे वर्ड्स यूज़ होंगे। आज के आर्टिकल में इस वर्ड को आप देखेंगे। अगला वर्ड है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट के 2 मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है कि वो आदमी जो कुर्सी पे काबिज हो, जो सत्ता में बैठा हो। जैसे इनकम्बेंट पीएम होंगे हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे इनकम्बेंट सीएम होंगे आपकी स्टेट के जो अभी कुर्सी पे बैठे हैं। जैसे इनकम्बेंट प्रिंसिपल वो हैं आपके कॉलेज के जो अभी कॉलेज में, समझ गए ना, डीन या प्रिंसिपल की पोस्ट पे बैठे हैं। जो आदमी प्रेजेंट में बैठा होता है वो उस वक्त में इनकम्बेंट बन जाता है। ये तो हो गया पहला मीनिंग। अब दूसरा मीनिंग इनकम्बेंट का क्या है? किसी की नेसेसरी ड्यूटी, आपकी एक ज़रूरी फ़र्ज जो आपको निभाना ही है। तो इसके बाद में इनकम्बेंट के बाद में ऑन लग जाएगा, तब दूसरा वाला मीनिंग निकलेगा। मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ दोनों तरीके से। द इनकम्बेंट सीएम हैड टू रिज़ाइन। कुर्सी पे बैठे हुए सीएम को, हाल में जो सीएम बैठे हैं उनको रिज़ाइन करना पड़ा, उनको जॉब को छोड़ना पड़ा। यहाँ पे इनकम्बेंट की बात हो रही है सत्ता में काबिज, पावर में, पोजीशन में बैठे हुए आदमी की। अब देखो इनकम्बेंट के बाद में ऑन लगाया। इट इज़ इनकम्बेंट ऑन या अपॉन द जुडिशरी टू डिलीवर जस्टिस टू द इनोसेंट्स। ये इनकम्बेंट ऑन या अपॉन है, नेसेसरी ड्यूटी है, ज़रूरी फ़र्ज है हमारी न्यायपालिका का, जुडिशरी का, कि वो डिलीवर करे जस्टिस को, न्याय को, सभी इनोसेंट्स को, सभी वो लोग जो गुनहगार नहीं हैं। आई बात समझ में? तो इनकम्बेंट इस तरीके से, दोनों तरीके से काम करेगा। आज पहला वाला मीनिंग आर्टिकल में आप देखेंगे। फिर भी जब भी इसके बाद में ऑन अपॉन दिखे तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको समझ में आ जाए कि दूसरा मीनिंग यूज़ किया गया है ना। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैजरेट। इसका मतलब होता है चीज़ों को ओवर स्टेट करना, ओवर एस्टिमेट करना, ज़रूरत से ज़्यादा समझ लेना बड़ा, या तो ज़रूरत से बड़ा बता देना। इनसिक्योर पीपल टेंड टू एग्जैजरेट देयर वर्च्यूज़ एंड हाइड देयर वाइसेस। जो लोग इनसिक्योर होते हैं उनकी आदत होती है कि ज़रूरत से ज़्यादा वो एस्टिमेट करते हैं अपने गुणों को और हाइड कर देते हैं अपने वाइसेस, अपने अवगुणों को। अपनी बुराइयां तो उनको छोटी दिखती हैं लेकिन अपनी अच्छाइयां बहुत बड़ी दिखती हैं। ऐसे लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं ज़िंदगी में। चलिए अगला वर्ड है शोडाउन। शोडाउन का मतलब होता है तमाशा, कन्फ्रंटेशन, फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ। दोनों पार्टियों की जब झड़प होती है किन्हीं 2 पार्टियों की, तब आप कहते हैं कि शोडाउन या तमाशा या कन्फ्रंटेशन हो रहा है। शालिनी हैड अ शोडाउन विद हर बॉस ओवर अ पे हाइक। शालिनी का तमाशा सा हो गया अपने बॉस के साथ में, कन्फ्रंटेशन हो गया, झड़प हो गई एक पे हाइक को लेकर के, सैलरी में इजाफे को लेकर के। तो ये वर्ड आर्टिकल में आज आप देखेंगे, कन्फ्रंटेशन इसका सिनोनिम।
अच्छे वर्ड्स हैं ना सारे। डिफिडेंस, डिफिडेंस होती है आपकी रिलक्टेंस, आपकी किसी काम को ना करने की इच्छा, है ना। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि चलो चलते हैं, अब आपका मन ही नहीं है, तो आप कैसे करोगे टाल मटोल? वो टाल मटोल ही आपकी डिफिडेंस है या आपकी रिलक्टेंस है। रिलक्टेंस जो इसका सिनोनिम है आर्टिकल में आप देखेंगे। डिफिडेंस इन टेकिंग द रिक्वायर्ड एक्शन कैन स्पॉइल योर लाइफ। जो टाल मटोल करने की आदत है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात है या रिलक्टेंस की बात है, रिक्वायर्ड एक्शन को लेने में, जरूरी काम को करने में, ये चीज़ आपकी ज़िंदगी को स्पॉइल कर सकता है। वक्त पे अगर सही काम नहीं कर रहे हो, वक्त निकल जाने का ही वेट कर रहे हो, तो ये चीज़ें ज़िंदगियाँ खराब कर देती हैं। तो डिफिडेंस का सिनोनिम रिलक्टेंस जो है आर्टिकल में आप देखेंगे। इसको अनविलिंगनेस भी बोलते हैं, किसी काम को ना करने की इच्छा। लास्ट नया वर्ड है अपने पास, यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए जो बहुत सुंदर नहीं है सुनाई देने में, लेकिन उसके लिए अगर आप अच्छे वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। जैसे सीनियर सिटीजन इज़ अ यूफेमिज्म फॉर एन ओल्ड पर्सन। एक बूढ़े आदमी के लिए सीनियर सिटीजन नाम की जो टर्म है वो यूफेमिज्म है। बात आ रही है समझ में? साफ साफ तो आप किसी को बोल नहीं रहे हो बूढ़ा, तो बूढ़ा बोलने की बजाय उसका बोल रहे हो सीनियर सिटीजन। तो किसी भी सीधी सादी चीज़ को जो सुनने में थोड़ी टेढ़ी लग सकती है, उसके अच्छे वर्ड्स को, अच्छे नाम को हम बोलते हैं यूफेमिज्म। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना यूफेमिज्म के। जैसे कि कोई मर गया तो अपने ऐसे नहीं बोलते वो मर गया, अपने बोलते हैं वो गुजर गया, गुजर गया। तो ये कुछ अच्छा नाम, कुछ अच्छे वर्ड्स दिए हमने एक बुरी चीज़ के लिए, है ना। तो इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। जो भी अजीब अजीब नाम होते हैं ना, अच्छे अच्छे नाम भाषा के, इनको बोलते हैं यूफेमिज्म। इसको जेंटिलिज्म भी बोलते हैं, ये भी उसी का एक सिनोनिम है। लास्ट वर्ड है पैलेटेबल। हर वो चीज़ पैलेटेबल है जो आपकी पैलेट को अच्छी लगे। और पैलेट क्या होता है? आपकी जीभ का ऊपर वाला सिरा, या आप समझ लो आपके मुंह का, जहाँ पे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना, जहाँ पे चीज़ों का स्वाद आता है आपको, वो चीज़ होती है पैलेट। तो पैलेटेबल कौन सी चीज़ है जी? जो बड़ी डिलीशियस है या फिर बड़ी प्लेजेंट है। मान लीजिए कोई ऐसी बात मैंने आपसे बोली जो आपको बड़ी अच्छी लगी, तो आपको वो चीज़ पैलेटेबल लगी। और मान लीजिए आपको खाना ऐसा खिलाया गया जो बड़ा अच्छा लगा, तो वो फूड भी आपको लगा पैलेटेबल। आ रही है बात समझ में? खाने पीने की बातों में तो स्वाद चीज़ को पैलेटेबल बोल देंगे, और जीवन में अच्छी बातों को जो आपको अच्छी लगती हो, आपकी जीभ को अच्छी लगती हो या आपके मन को अच्छी लगती हो, प्लेजेंट लगती हो, उनको आप पैलेटेबल बोलेंगे। द आइडिया ऑफ वर्किंग वुमन इज स्टिल नॉट पैलेटेबल टू मैनी रूरल हाउस होल्ड्स। वर्किंग वुमन का जो आइडिया है आज भी अच्छा नहीं लगता है, प्लेजेंट नहीं लगता है गाँवों में रहने वाले परिवारों को, रूरल हाउस होल्ड्स को आज भी। इसको एग्रीएबल भी बोलते हैं। और टूथ सम जो है वो टेस्टी के एक सिनोनिम है, तो टूथ सम भी पैलेटेबल को बोल सकते हैं। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। गवर्नर आप जानते हैं, यानी कि राज्यपाल। हर स्टेट में, हर राज्य में होता है एक राज्यपाल। केरला में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह आपको एक राज्यपाल मिलेंगे। और राज्यपालों के लिए संविधान में एक वर्ड यूज़ किया गया है, प्लेजर। और इस वर्ड को कुछ ऐसे यूज़ किया गया है कि राज्यपाल के प्लेजर पे, गवर्नर की इच्छा पे ही मंत्रिमंडल का गठन होगा। गवर्नर जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बना देंगे। अब इस वर्ड को, प्लेजर को, है ना, केरला के राज्यपाल ने, गवर्नर ने थोड़ा सीरियसली ले लिया और इनकी झड़प हो गई एक मिनिस्टर से, केरला की मंत्रिमंडल के। और इन्होंने मिनिस्टर साहब के लिए इनडायरेक्ट थ्रेट इशू कर दी है और ये बोला है कि मैं मेरा प्लेजर वापस ले लूँगा, आपको नौकरी से निकलवा दूंगा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये प्लेजर नाम का वर्ड गवर्नर साहब ने सही तरीके से नहीं लिया। वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि संविधान में उनके पास कोई भी ऐसी ताकत नहीं है कि किसी भी मंत्री को वो नौकरी से निकाल सकें। ये जो सारी ताकतें हैं प्लेजर से जुड़ी हुई, ये सारी ताकतें सीएम के विश्वास में या सीएम की एडवाइस पे ही गवर्नर एक्सरसाइज करता है। अब अगर गवर्नर को कोई मंत्री पसंद में नहीं आ रहा है तो प्लेजर को वापस लेना और उसको नौकरी से निकालने जैसा कोई भी नियम संविधान में कभी था ही नहीं। तो गवर्नर्स के लिए इस आर्टिकल में लिखा गया है कि उनको अपनी शक्तियों का वहम हो गया है। एक्चुअल में उनको अपनी पावर्स को मिसयूज़ करने की बजाय जो काम उनको दिए गए हैं उनके ऊपर फोकस करना चाहिए। बस आज इसकी यही समरी है। गवर्नर्स के लिए सजेस्टिव टोन में आर्टिकल लिखा गया है। अब शुरू करेंगे, पूरा मामला आपको समझ में आएगा। चलो, कह रहा केरला गवर्नर मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान्स इनडायरेक्ट थ्रेट दैट ही कैन इंडिपेंडेंटली डिसमिस मिनिस्टर्स इज नीदर इन कीपिंग विद द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस नॉर इन लाइन विद द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा केरला के जो गवर्नर साहब हैं, जो राज्यपाल हैं, जिनका नाम है मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान, कह रहे हैं इनकी जो इनडायरेक्ट थ्रेट है, इनकी सीधी सीधी नहीं, इनकी इनडायरेक्ट आने वाली जो धमकी है, दैट वो ये थ्रेट कि ये बंदा जो है, ये गवर्नर साहब जो हैं, अपने आप इंडिपेंडेंटली डिसमिस कर सकते हैं, सैक कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, किसी राज्य के मंत्रियों को। कह रहा है ये जो इनकी थ्रेट है ना, ये थ्रेट है इज ना तो इन कीपिंग विद डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस,
ये ना तो मेंटेन करने वाली है, इन कीपिंग विद करना मतलब किसी चीज़ को बनाए रखना, मेंटेन करना, तो ना तो मेंटेन करती है ये डिग्निटी को, गरिमा को, उनके ऑफिस की, उनके पद की, और ना ही ना ही ये इन लाइन विद है, अकॉर्डिंग टू है कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। आगे बात समझ में। मिनिस्टर साहब की थ्रेट है कि मैं किसी को भी हटा सकता हूं उसकी नौकरी से, गवर्नर साहब की थ्रेट है, तो ये थ्रेट गवर्नर साहब के पद की गरिमा को भी छोटा करती है, और ऐसी थ्रेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी गलत है, संविधान के हिसाब से भी अमान्य है। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। खान्स की जो इनडायरेक्ट थ्रेट है, देखो ये सब्जेक्ट है ना आपका, यहाँ पे है थ्रेट, खान्स बनेगा यहाँ पे एडजेक्टिव, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, थ्रेट आपका सब्जेक्ट है। तो थ्रेट जो है ना ये है मिस्टर खान की इनडायरेक्ट, तो ये थ्रेट की वर्ब है इज, और ये जो ना ही, ये आया है मिस्टर खान के लिए, गवर्नर साहब के लिए, इसकी वर्ब है कैन डिसमिस। इंडिपेंडेंटली एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट मैनर में, अपने आप ही, बिना किसी की मदद के। इन कीपिंग विद का मतलब है मेंटेन करने वाला, किसी चीज़ को बनाए रखने वाला। इन कीपिंग विद मतलब बनाए रखना, मेंटेन करना, सर्व करना। डिग्निटी का मतलब होता है गरिमा, इसको स्टैचर, प्रेस्टीज या ग्रेस भी बोलते हैं। हिज ऑफिस का मतलब है उनके पद की गरिमा, है ना। इन लाइन विद का मतलब होता है अलाइंड विद, या इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू। जब दो चीज़ें इन लाइन विद होती हैं तो वो एक दूसरे से अलाइंड होती हैं, एक दूसरे के हिसाब से बिल्कुल सही होती हैं। समझ में आ गया। नीदर और नोर दोनों के बाद में फ्रेज आ रहे हैं, इन कीपिंग विद और नोर इन लाइन विद। नीदर नोर, इधर और, बट नॉट ओनली बट ऑल्सो, इनके काम यही होते हैं, एक जैसी चीज़ों को मिलाते हैं। तो यहाँ भी एक फ्रेज को मिला रहा है इन लाइन विद को, और यहाँ भी एक फ्रेज को मिलाया जा रहा है। पूरा हम इसको पोस्टमार्टम करके आगे बढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स को। अब चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है हिज क्लेम दैट statements of individual ministers that lower the dignity of the governor's office can invite action including withdrawal of pleasure has no basis in the constitutional system। कह रहा उनका जो क्लेम है, उनका जो दावा है, अच्छा कौन सा दावा भाई, दैट वही है कि जो बयान है, जो स्टेटमेंट्स हैं इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के, एक या दो मिनिस्टर्स के, कह रहे वो मिनिस्टर्स के बयान जो लोअर करते हैं, जो नीचे गिलाते हैं गरिमा को, डिग्निटी को, ग्रेस को, गवर्नर के ऑफिस की, गवर्नर के पद की। कह रहे इनका जो क्लेम है ना कि ऐसे बयान जो नीचे लाते हैं, ये बयान इनवाइट करेंगे एक्शन को, कार्रवाई को, जिसमें शामिल है, जिसमें कार्रवाई में शामिल है विड्रॉल ऑफ प्लेजर। प्लेजर आपको बता दिया, गवर्नर की रजामंदी, और विड्रॉल का मतलब होता है वापस ले लेना। तो गवर्नर की रजामंदी को भी वापस लेने का एक्शन जो है ऐसे स्टेटमेंट्स इनवाइट कर सकते हैं। कह रहे इनका जो ये दावा क्लेम है ना, इसका कोई बेसिस नहीं है, कोई आधार नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में, संवैधानिक स्कीम में। आगे बात समझ में। विड्रॉल ऑफ प्लेजर गवर्नर अपने हिसाब से, अपनी मन मर्जी से कभी भी नहीं कर सकता। ये क्लेम की वर्ब है हैज, स्टेटमेंट्स की वर्ब है कैन इनवाइट, और स्टेटमेंट्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन आया दैट। वो स्टेटमेंट्स जो लोअर करती हैं, नीचे लाती हैं। अब इसको दूर क्यों लिखा गया, क्योंकि स्टेटमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर्स ये पूरा फ्रेज है, स्टेटमेंट नहीं, स्टेटमेंट जो है इंडिविजुअल मिनिस्टर्स की, वो वाली स्टेटमेंट के लिए हमने दैट यूज़ किया। तो इस पूरे फ्रेज के लिए दैट आया एक्चुअल में ऐसे। अब ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है स्टेटमेंट्स, इसीलिए हमने दैट को भी प्लूरल वर्ब दी है एंटीसीडेंट के हिसाब से ही। अरे बात समझ में। अगर स्टेटमेंट सिंगुलर होता तो यहाँ वर्ब भी सिंगुलर होती, इसके आगे भी एस लगाया जाता। डिग्निटी मतलब गरिमा। हैज़ के बाद में नो आ रहा है तो ट्रांसफॉर्म आप इसको कर सकते हैं, डू या डज प्लस में नॉट प्लस में हैव इज इक्वल टू हैज़ या हैव प्लस में नो। मैं ऐसा भी लिख सकता था द क्लेम डज नॉट हैव एनी बेसिस, और मैं ऐसा भी लिख पा रहा हूँ द क्लेम हैज़ नो बेसिस। याद है ना ऊपर वाला फॉर्मूला, फिर से देख लो अगर याद नहीं है तो। डू या डज प्लस में नॉट प्लस में हैव इज इक्वल टू हैव प्लस में नो, है ना, ऐसे ही फॉर्मूला चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हैज़ वाला आपको जहाँ भी दिखे इसको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, 4-5 बार करोगे फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आगे कह रहा है जी आर्टिकल, अरे ये क्या हुआ, एक सेकंड रुकना, ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं भी, चलो अभी आ जाएगा ना। आगे कह रहा है आर्टिकल 164 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज द चीफ मिनिस्टर shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the chief minister's advice, adds that ministers shall hold office during the pleasure of the governor। अब कह रहा है इनको ये गलतफहमी क्यों हुई गवर्नर साहब को। कह रहा है 164वां आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का, जो ऐसा ये कहता है विच सेज कि जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर, वो जो है अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नर के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, और दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, जो राजनेता हैं, वो भी अपॉइंट होंगे गवर्नर के द्वारा ही, चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, चीफ मिनिस्टर की सलाह पे। कह रहा है यही ऐड भी करता है यही आर्टिकल
यही आर्टिकल जो ऐसा कहता है। कह रहा है ये आर्टिकल ऐड भी करता है दैट वो ये मिनिस्टर्स जो हैं वो होल्ड करेंगे अपने ऑफिस को, बने रहेंगे अपने पद पे गवर्नर के प्लेजर के दौरान, जब तक गवर्नर की इच्छा है, जब तक गवर्नर की खुशी है। आगे बात समझ में? तो इस आर्टिकल में ऐसा लिखा हुआ है, पर आर्टिकल को इन्होंने थोड़ा सा गलत तरीके से लेने की कोशिश की गवर्नर साहब ने। आर्टिकल की वर्ब है एड्स, विच की वर्ब है सेज, चीफ मिनिस्टर की वर्ब है शैल बी अपॉइंटेड, अदर मिनिस्टर्स की वर्ब भी है शैल बी अपॉइंटेड पैसिव वॉइस में। मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना। मिनिस्टर्स की वर्ब है शैल होल्ड। समझ में आ गया सेंटेंस? कुछ देखने वाला इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है देयर हैव बीन इंस्टेंसेज ऑफ गवर्नर्स डिसमिसिंग चीफ मिनिस्टर्स। कह रहा है ऐसे इंस्टेंसेज भी रहे हैं, ऐसी घटनाएं भी रही हैं जिसमें गवर्नर्स ने डिसमिस किया है, पद से हटाया है चीफ मिनिस्टर्स को। कह रहा है बट दोज वर रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशंस। कह रहा है लेकिन वो सबकी सब जुड़ी हुई थी संवैधानिक सिचुएशन से, कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन से। कह रहा है कौन सी सिचुएशन? कह रहा है इन विच द लेजिस्लेटिव मेजोरिटी ऑफ द इनकम्बेंट मिनिस्ट्री वॉज इन डाउट, जिसमें जो विधानसभा में मेजोरिटी थी इनकम्बेंट मिनिस्ट्री की, वो मिनिस्ट्री जो इनकम्बेंट है, इनकम्बेंट समझ गए ना, जो सत्ता में काबिज है, जो भी कुर्सी पे बैठी है, वो मेजोरिटी ही अपने आप में डाउट में थी, उस पर शक आ रहे थे। आगे बात समझ में? तो काफ़ी इंस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे गवर्नर मिनिस्टर को निकाल देते हैं, चीफ मिनिस्टर को, लेकिन तभी निकाला जाता है जब चीफ मिनिस्टर अपनी मेजोरिटी को प्रूव ना कर पाए। इंस्टेंसेस की वर्ब है हैव बिन, दोज की वर्ब है रिलेटेड, मेजोरिटी की वर्ब है वॉज। इनकम्बेंट वो है जो कुर्सी पे काबिज है, जो पावर में बैठा है। इनकम्बेंट के बाद में ऑन या अपॉन लग जाए तो इसका मतलब होता है अनेसेसरी ड्यूटी, है ना। इस वर्ड को आप जानते हैं ना, और कुछ देखने वाला इसमें है नहीं। आगे कह रहा है इट इज़ नाउ जुडिशली डिटरमिन्ड that the question of majority can be answered only on the floor of the legislature through a confidence vote। अब कह रहे ये चीज़ भी जुडिशली डिटरमिन्ड हो चुकी है, इस चीज़ को भी जुडिशली यानी कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जा चुका है। दैट वो ये कि जो सवाल है मेजोरिटी का, वो सवाल आंसर किया जा सकता है, जवाब किया जा सकता है महज फ्लोर पे ही लेजिस्लेचर के, विधानसभा के, और किसके जरिए? एक विश्वास मत के, कॉन्फिडेंस वोट के। तो गवर्नर निकाल सकता है सीएम को, पर वो निकलेगा मेजोरिटी के हिसाब से, और मेजोरिटी प्रूव करेगा वहाँ पे होने वाला कॉन्फिडेंस वोट, ना कि गवर्नर खुद। तो गवर्नर के पास एक्चुअल में कोई भी ताकत नहीं है सीएम को निकाले जाने की। इट की वर्ब है इज, क्वेश्चन की वर्ब है कैन बी आंसर्ड। जुडिशली का मतलब है बाय द जुडिशरी, बाय द कोर्ट, लेकिन जुडिशली का एक और मतलब भी होता है विद गुड जजमेंट। अगर कोई काम आप अच्छे से कर रहे हैं तो आप उस काम को जुडिशली कर रहे हैं। आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने उसको बड़े अच्छे से खर्चा ज़रूरत पड़ने पे, तो वो आपने जुडिशियल इस्तेमाल किया उस 1000 रुपये का। लेकिन अगर आपको कोर्ट के हिसाब से कोई काम करना पड़े जुडिशरी के हिसाब से, तब भी जुडिशली नाम के वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से यूज़ होता है। चलो, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। लेजिस्लेचर का मतलब है विधानसभा, जहाँ से किसी देश का विधान, किसी राज्य का विधान बनता है। कह रहे जी नोटिंग इन द आर्टिकल, नथिंग इन द आर्टिकल मीन्स दैट द गवर्नर मे इंडिपेंडेंटली डिसमिस अ मिनिस्टर। कोई भी ऐसी चीज़ आर्टिकल में मीन नहीं करती है। इस आर्टिकल में कहीं भी ऐसा मीनिंग नहीं निकला है कि गवर्नर अपने आप से ही डिसमिस कर देगा किसी भी मिनिस्टर को, ऐसी ताकत उसके पास है। नथिंग की वर्ब है मीन्स, गवर्नर की वर्ब है मे डिसमिस। और क्या कह रहे हैं जी? कह रहे द प्लेजर डॉक्ट्रिन एग्जिस्ट ओनली इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस। ये जो प्लेजर वाला डॉक्ट्रिन है, प्लेजर वाला सिद्धांत है, डोगमा है, एडिक्ट है, परसेप्ट है, ये मौजूद है सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेंस में, संवैधानिक, इसके सिर्फ संवैधानिक मायने हैं, है ना। प्रैक्टिकली इसका कोई मीनिंग नहीं है। कह रहा है एंड इज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द सीएम। और इस डॉक्ट्रिन को एक्सरसाइज किया जाता है, इस सिद्धांत को इस्तेमाल में लिया जाता है गवर्नर के द्वारा सिर्फ सीएम की एडवाइस पे, सीएम की सलाह पे। तो अपने हिसाब से कोई प्लेजर वाला सिस्टम नहीं है। सीएम बोलता है तो गवर्नर किसी काम को करता है। प्लेजर डॉक्ट्रिन की वर्ब है एग्जिस्ट, और दूसरी वर्ब है इज एक्सरसाइज्ड पैसिव वॉइस में। एक्सरसाइज का मतलब है किसी चीज़ को इस्तेमाल में लेना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करूंगा, एडवाइस नाम के वर्ड को देख के कोई ग्रामर रूल आपके दिमाग में आया? कुछ ऐसे वर्ड्स हैं हमारे पास जिनको देखते ही ग्रामर रूल्स ट्रिगर होते हैं। मैंने आपको कई बार ऐसे वर्ड्स करवाए हैं। तो एडवाइस नाम के वर्ड को देख के कौन सा रूल दिमाग में आपके ट्रिगर होता है? सब लोग एक बार कोशिश करेंगे। चलो अब फटाफट से रूल करवा देते हैं। बहुत सारे ऐसे नाउन्स हैं जो देखने में काउंटेबल लगेंगे, लेकिन एक्चुअली में वो अनकाउंटेबल होते हैं। उन्हीं में से एक नाउन है एडवाइस। सभी वो नाउन्स 10 से 12 आपको मैंने करवा दिए हैं। एक बार रिवाइज करो अपने दिमाग में। सारे नाउन्स मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखें आपको भी कितने याद हैं और मुझे भी कितने याद हैं। पहला जो नाउन है ऐसा एडवाइस, फिर एक नाउन है लेजिस्लेशन, फिर 2 मटेरियल नाउन्स हैं ब्रेड एंड पेपर, फिर एक नाउन है इक्विपमेंट,
एंड एक नाउन है मशीनरी, ठीक है। इसके बाद आपको एक नाउन मिलेगा आर्टिलरी, आर्टिलरी, ऐसे ही ज्वेलरी, 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 एक सेकेंड रुकना इसकी, ज्वेलरी, ठीक है। और फिर एक नाउन है फर्नीचर, फिर दो नाउन्स हैं न्यूज़, और लास्ट में एक नाउन रखेंगे हम इंफॉर्मेशन। ये सभी वो नाउन्स हैं सर जो देखने में आपको काउंटेबल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में अनकाउंटेबल है। इनको काउंट नहीं करना है, इनके आगे कभी एस नहीं लगाना है। अगर इनको गिनना है तो इनके आगे पीसीज ऑफ लगेगा, पीसीज ऑफ टू पीसीज ऑफ एडवाइस, 3 पीसीज ऑफ न्यूज़, 5 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, 10 पीसीज ऑफ लेजिस्लेशन, याद है ना। तो एडवाइस नाम से वर्ड से ये सारे नाउन्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। ये ट्रिगर वर्ड्स दिमाग में बैठेंगे तभी रूल्स आप याद कर पाओगे, है ना। चलो आगे बढ़े, बताना आपको कितने याद थे इनमें से। कह रहा इन अदर वर्ड्स द टर्म प्लेजर ऑफ द गवर्नर इज यूज्ड एज अ यूफेमिज्म। कह रहा अगर दूसरे शब्दों में बोले तो ये जो बात है प्लेजर ऑफ द गवर्नर, इसको यूज़ किया जाता है कि यूफेमिज्म के तौर पे। यूफेमिज्म याद है ना, अच्छे वर्ड्स किसी सीधी सीधी चीज़ के लिए। तो ये यूफेमिज्म की तरह एक वर्ड है ये प्लेजर। और ये क्यों यूज़ किया जाता है, रिफर टू करने के लिए चीफ मिनिस्टर की पावर को टू ड्रॉप अ मिनिस्टर फ्रॉम द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, किसी भी मिनिस्टर को उसके मंत्रिमंडल से ड्रॉप करने के लिए। तो सीएम ने किसी मिनिस्टर को कुर्सी पे बिठाया लेकिन वो मिनिस्टर जो है पार्टी सीएम की नहीं सुन रहा, तो मिनिस्टर क्या करेगा, गवर्नर के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि इसको यहाँ से निकाल दो। गवर्नर उस आदमी को उसकी कुर्सी से हटा देगा। तो गवर्नर की पावर नहीं एक्चुअल में ये प्लेजर ऑफ द गवर्नर एक्चुअल में सीएम की पावर का दूसरा नाम है। यूफेमिज्म, उसके लिए गवर्नर प्लेजर यूज़ किया गया। आगे बात समझ में, टर्म प्लेजर ऑफ गवर्नर की वर्ब है इज यूज्ड। यूफेमिज्म आपने देख लिया, किसी चीज़ का साफ सुथरा नाम, जैसे मरने को बोलते हैं गुजर जाना, बूढ़े को बोलते हैं सीनियर सिटीजन, है ना। रिफर के बाद में टू आएगा, एल्यूड के बाद में टू आएगा, दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ इशारा। लेकिन इनका जो सिनोनिम है हिंट, इसके बाद में आता है एट, याद है ना। रिफर टू, एल्यूड टू, हिंट, हिंट, एट। तो याद रखें इस छोटे से कॉन्सेप्ट को। आगे बढ़ेंगे, अब आ जाओ नेक्स्ट जो है पैराग्राफ पे। अब बताएगा गवर्नर साहब इतना गुस्सा क्यों है केरला के, क्या हो गया उनको। कह रहा है जी द कॉन्टेक्स्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन अपीयर्स टू बी द गवर्नर्स रिलक्टेंस टू ग्रांट असेंट टू द केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022। कह रहा है जो सारी सिचुएशन है इस पर्टिकुलर कन्फ्रंटेशन की, इस पूरे मामले की, इस पूरी शोडाउन की, कन्फ्रंटेशन पता ना आपको, तमाशे की, सारा जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सिचुएशन है वो दिखाई देती है होती हुई, अपीयर होती हुई, जो है गवर्नर की रिलक्टेंस, गवर्नर की हेजिटेशन। और किस काम को करने की रिलक्टेंस है, दे देने की अपनी मंजूरी को, असेंट को, केरला यूनिवर्सिटी लॉज अमेंडमेंट बिल 2022 को। गवर्नर चाहते नहीं है कि ये बिल पास हो और वहाँ का मंत्रिमंडल चाहता है कि बिल पास हो जाए। यहीं से ही सारा तमाशा जो है ये शुरू हुआ है। कॉन्टेक्स्ट की वर्ब है अपीयर्स, कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है फेस ऑफ, शो डाउन, स्टैंड ऑफ, है ना, तमाशा। रिलक्टेंस आपकी किसी काम को ना करने की इच्छा, अनविलिंगनेस, हेजिटेंस या डिफिडेंस। असेंट का मतलब है आपकी इच्छा, अप्रूवल या सैंक्शन। गवर्नर अगर किसी चीज़ को अप्रूवल कर दे तो अपनी असेंट दे देगा। अच्छा आगे क्या हुआ जी इसमें, कह रहा है हायर एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदुज रिमार्क दैट द गवर्नर शुड रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन इंस्टेड ऑफ विदहोल्डिंग। कह रहे जो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हैं आर बिंदु, इनका जो बयान है, रिमार्क है, दैट वो ये कि गवर्नर साहब को रिटर्न कर देना चाहिए, वापस दे देना चाहिए इस बिल को। और वो किस लिए देना चाहिए, रिकंसिडरेशन के लिए, इस बिल पे पुनर्विचार के लिए, रिव्यू के लिए। गवर्नर को पसंद नहीं आया तो गवर्नर कम से कम इसको वापस तो करें। तो कह रहे इनका जो रिमार्क था ना कि गवर्नर को दे देना चाहिए कि हम उसको फिर से देखेंगे, और बजाय किसके, बजाय इस बिल को विद होल्ड करने के। विद होल्ड का मतलब होता है अपने पास ही, विद साथ में होल्ड कर लेना, किसी चीज़ को पकड़ लेने का। तो कह रहे बजाय इसको पकड़ लेने के, और किसको, हिज अप्रूवल को, अपनी अप्रूवल को। और इनडेफिनिटली का मतलब है बिना किसी वक्त के, बिना किसी टाइम लिमिट के। कह रहा है ये जो रिमार्क था ना, यही इट वॉज अ पॉसिबल ट्रिगर फॉर दिस कॉमेंट, यही इस कॉमेंट के लिए ट्रिगर था, इसी वजह से ये कॉमेंट आया है। तो गवर्नर ने इस बिल को अपनी जेब में रख लिया है, ना इसको हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, इनडेफिनिटली इसको पकड़ के बैठे हैं। तो मिनिस्टर ने बोला, एजुकेशन मिनिस्टर ने, कि गवर्नर साहब इसको वापस तो कर दो, अपनी जेब में क्यों रख के रखा है आपने, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो हम इसको चेंज कर देंगे, रिकंसिडरेशन के लिए हमें वापस दे दो। इसी रिमार्क की वजह से गवर्नर साहब को इतना गुस्सा आया। रिमार्क की वर्ब है वॉज, गवर्नर की वर्ब है शुड रिटर्न। विद होल्ड करना मतलब अपने पास पकड़ के बैठ जाना किसी चीज़ को। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज़ को उकसाना। रिकंसिडरेशन का मतलब है रिव्यू, किसी चीज़ पे पुनर्विचार। आगे क्या हुआ जी, कह रहे वाइल गवर्नर्स मे डिफर विद द कंटेंट्स ऑफ ए बिल एंड मे एक्सरसाइज द अवेलेबल कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शंस, they should not use their powers to stall legislation unpalatable to them। कह रहे जहाँ गवर्नर्स जो हैं वो डिफ़र कर सकते हैं
असहमत हो सकते हैं। डिफर विद होना, असहमत होना, और किसके साथ में, कंटेंट के साथ में किसी भी बिल के। और कह रहा है हो सकता है वो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्शन, संवैधानिक ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं। कह रहा है जहाँ तो ये बात सही है, कह रहे वहीं पे उनको यूज़ नहीं करना चाहिए अपनी ताकतों को कि वो रोड़े फंसाएं, स्टॉल करें किसी भी कानून में, लेजिस्लेशन में जो उनके लिए अनपैलेटेबल हो, जो उनके लिए सही ना हो, जो उनको पसंद ना आ रहा हो। अनपैलेटेबल मतलब जो आपके लिए पैलेटेबल या प्लेजेंट ना हो। तो सब काम गवर्नर कर सकता है, लेकिन उसको देखना चाहिए कि मैं अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना करूं ऐसे कानूनों के लिए जो उसको पसंद नहीं आते हैं। गवर्नेंस की वर्ब है मे डिफर, और दूसरी वर्ब है मे एक्सरसाइज। दे की वर्ब है शुड नॉट यूज। दे आया गवर्नेंस के लिए। स्टॉल का मतलब है किसी चीज़ को रोकना, किसी चीज़ में टांग फंसाना, रोड़े फंसाना। अनपैलेटेबल जो है पैलेटेबल का बिल्कुल उल्टा है। पैलेटेबल मतलब सूटेबल, प्लेजेंट। अनपैलेटेबल मतलब अनसूटेबल या अनप्लेजेंट। ठीक है, ये डिफर के बाद में विद लगा है, लेकिन कभी कभी डिफर के बाद में फ्रॉम लगता है। इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। अगर आप किसी चीज़ से डिफर फ्रॉम करते हैं तो आप उससे डिफरेंट हैं, आप उससे अलग हैं। अगर किसी चीज़ से डिफर विद करते हैं तो आप उससे असहमत हैं। अलग की बात नहीं होगी, यहाँ पे डिसएग्रीमेंट की बात होगी। द कल्चर ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम द यूएसए। कल्चर जो है इंडिया का वो डिफर फ्रॉम करता है या डिफर विद करता है यूएसए से। अब देखो यूएसए से डिसएग्रीमेंट भी नहीं है, यूएसए से अलग है, तो अलग होने के लिए मैं यूज़ करूँगा डिफर फ्रॉम। तो मैं यहाँ लिखूँगा डिफर्स फ्रॉम द यूएसए, ऐसा ही होगा ना। सेकंड में देखो द गवर्नमेंट डिफर्स विद या फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द हंगर इंडेक्स। गवर्नमेंट जो है हंगर इंडेक्स की जो फाइंडिंग्स है उससे असहमत है। गवर्नमेंट को लगता है कि हंगर इंडेक्स में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो जब आप असहमत हैं तो आप डिफर विद होते हैं, तो यहाँ लिखूंगा डिफर विद। ठीक है, डिफर विद। तो इस तरीके से आपको फ्रॉम और विद को यूज़ करना है। अच्छा, फर्स्ट सेंटेंस में अभी भी एक एरर है, पकड़ में नहीं आई हो तो मैं बता दूं, एक बार खुद से कोशिश कर लो। इंडिया का कल्चर अलग है यूएसए के कल्चर से, तो डिफर फ्रॉम द कल्चर ऑफ द यूएसए, ऐसा आपको लिखना चाहिए। और द कल्चर अगर दूसरी बार नहीं लिख रहे हो तो आप लिख देंगे दैट ऑफ द यूएसए। याद है ना, दैट और दोज कब यूज़ किए जाते हैं? जब दो चीज़ों को कंपेयर करना हो तो एक जैसी बनाने के लिए बीच में दैट या दोज लगाते हैं। तो अमेरिका से अलग नहीं है भारत का कल्चर, अमेरिका के कल्चर से अलग है, इसलिए दैट को भी बीच में लगाना पड़ेगा। चलो ये डिफर फ्रॉम और दैट को देख लेना, आज के क्विज में यूज़ करेंगे। आगे कह रहा है इन द रियल्म ऑफ यूनिवर्सिटी लॉज गवर्नर्स बीइंग चांसलर्स ऑफ मोस्ट यूनिवर्सिटीज द स्कोप फॉर फ्रिक्शन इज क्वाइट हाई। कह रहा है इस रियल्म में, इस डोमेन में, इस दायरे में जो है यूनिवर्सिटी के लॉज का, कह रहे जिसमें गवर्नर्स हैं होते हुए चांसलर्स, और किसके, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के। कह रहे जो स्कोप है, जो दायरा है, और किसका, फ्रिक्शन का, आपसी तनाव का, ये बहुत ज़्यादा है, क्वाइट हाई है। गवर्नर हर यूनिवर्सिटी के चांसलर बने होते हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के। तो इस दायरे में अगर कोई भी कानून आप बनाओगे तो गवर्नर को पसंद नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन या झगड़ा होता ही होता है इस रियल में, इस डोमेन में। आगे बात समझ में। स्कोप की वर्ब है इस। स्कोप का मतलब है दायरा, फ्रिक्शन का मतलब है तनाव, कंटेंशन, रियल का मतलब होता है डोमेन, एरिया। गवर्नर बीइंग यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज है, एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज। अगर आप पार्टिसिपल वाली वीडियो देख चुके हो बेसिक में तो आपको ये अच्छे से याद होगा। इट बीइंग अ संडे वी डिसाइडेड टू टेक रेस्ट, है ना। इट बीइंग अ हॉलीडे, इट बीइंग अ रेनी डे, इस तरीके से गवर्नर बीइंग अ चांसलर। तो ये नाउन प्लस में बीइंग लगा के एब्सोल्यूट पार्टिसिपल फ्रेज बनाया जाता है किसी सिचुएशन को बताने के लिए। बाकी थोड़ा बेसिक्स देख लो, यूट्यूब पे रखा है वो होम पेज पे, यहाँ से अगर बेसिक्स पूरा कर लेते हो तो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं आपकी अच्छे से क्लियर हो जाती हैं। कह रहा है इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट द ऑफिस ऑफ चांसलर इज क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट। कह रहा है ये भी रिमेंबर किया जाना चाहिए, याद रखा जाना चाहिए कि जो ऑफिस ऑफ चांसलर है ये क्रिएट किया जाता है स्टैट्यूट के द्वारा। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानून, लॉ, लेजिस्लेशन। कह रहा है वो स्टैट्यूट दैट इस्टेब्लिशेस अ यूनिवर्सिटी, वही कानून जो इस्टेब्लिश करता है उस यूनिवर्सिटी को। कह रहा है एंड द लेजिस्लेचर इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू curtail द चांसलर्स पावर्स और इवन abolish द सिस्टम ऑफ हैविंग द गवर्नर एज ए चांसलर। और जो लेजिस्लेशन है, जो विधानसभा है किसी राज्य की, वो बराबरी से कॉम्पिटेंट है, उतनी ही पावर रखती है कर्टेल करने की, काट छांट करने की चांसलर की ताकतों को, और या फिर यहाँ तक कि ख़त्म कर देने को, अबोलिश कर देने को इस सिस्टम का जो है होने का गवर्नर्स के, चांसलर के तौर पे। आगे बात समझ में। गवर्नर को चांसलर बनाया यूनिवर्सिटी के लॉ ने। यूनिवर्सिटी के लॉ को जो है विधानसभा कभी भी चेंज कर सकती है, तो एक तरीके से देखा जाए तो विधानसभा चाहे तो गवर्नर को चांसलर की पद से भी हटा सकती है ना। इट की वर्ब है शुड बी रिमेंबर्ड।
चांसलर की वर्ब है इज क्रिएटेड, ऑफिस ऑफ द चांसलर इज क्रिएटेड। स्टैट्यूट का मतलब होता है लॉ यानी कानून। स्टैच्यू वर्ड से इसको कंफ्यूज नहीं करना है, स्टैच्यू का मतलब होता है पुतला। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, है ना, वो पुतले की बात है। स्टैट्यूट जो है ना, इसमें टी एक्स्ट्रा है, इसका मतलब है कानून या लेजिस्लेशन, दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। स्टैट्यूट के लिए आया दैट, इसकी वर्ब है एस्टैब्लिशेस। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा, इसकी वर्ब है इज। कंपिटेंट का मतलब है जिसमें पावर्स हों। कर्टेल का मतलब होता है काट छांट करना। अबोलिश का मतलब होता है किसी चीज़ को खत्म कर देना, गेट रीड ऑफ करना, किसी चीज़ से छुटकारा पा लेना, है ना, डिसकंटिन्यू करना। कह रहा है इवन द पंछी कमीशन विच रिव्यूड सेंटर स्टेट रिलेशंस रिकमेंडेड। कह रहा है यहाँ तक कि जो पंछी कमीशन आया था जिसने रिव्यू किया, पुनर्विचार किया राज्यों और सेंटर के, केंद्र के रिश्तों पे, कह रहा है इसने भी रिकमेंड किया था, ये कहा था दैट गवर्नर शुड नॉट बी बर्डन विद द रोल ऑफ चांसलर्स, कि गवर्नर्स को बर्डन नहीं करना चाहिए, इन पे ये बोझ नहीं डालना चाहिए चांसलर की भूमिका को निभाने का। गवर्नर्स की वर्ब है शुड नॉट बी बर्डन विद करना, किसी पे बोझ डालना। विच की वर्ब है रिव्यूड। कमीशन की वर्ब है रिकमेंडेड। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इट इज़ टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस प्रिंसिपल। कह रहा है वक्त आ गया है इम्प्लीमेंट करने का इस प्रिंसिपल को, गवर्नर्स के ऊपर से ये बाहर हटा लिया जाना चाहिए। गवर्नर्स सीम टू हैव एन एग्जैजरेटेड नोशन ऑफ देयर ओन रोल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो गवर्नर्स है भारत के, वो दिखाई देते हैं कि वो रखते हैं एक बढ़े चढ़े नोशन को, एक एग्जैजरेटेड नोशन को, जो है उनके खुद के रोल्स का कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। गवर्नर्स को ऐसा लगता है कि संविधान में हमारी भूमिका जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, जो जितनी नहीं है उससे भी ज़्यादा एग्जैजरेटेड तौर पे ये समझने लगे हैं। गवर्नर्स की वर्ब है सीम। एग्जैजरेटेड का मतलब है बड़ा चढ़ा हुआ, ओवर स्टेटेड, ओवर एस्टिमेटेड, जानते हैं ना इस वर्ड को। चलो, द कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, सी बड़ा है, आगे द को लगाया गया है। कह रहे जी दे आर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे वो एक्सपेक्टेड है कि वो डिफेंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को, उनसे यही आशा रखी गई है गवर्नर से कि वो संविधान के रक्षक हैं। कह रहे एंड मे यूज देयर पावर्स टू क्वेश्चन इलेक्टेड रिजीम्स, और वो यूज़ कर सकते हैं अपनी ताकत को क्वेश्चन करने के लिए, चेताने के लिए चुनी हुई सरकार को, इलेक्टेड रिजीम को। और किसके खिलाफ? अगेंस्ट वॉयलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करने के खिलाफ, संविधान को उल्लंघन करने के खिलाफ। तो गवर्नर्स के यही तो काम है, संविधान की रक्षा करो, और कोई संविधान में कुछ गलत करे तो उस आदमी को आप चेताओ, उसको ना आप थोड़ी सी क्वेश्चन अगेंस्ट करो। क्वेश्चन अगेंस्ट करने का मतलब ही होता है वॉर्न अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के खिलाफ चेताना। कह रहा है बट दिस डज नॉट मीन दे कैन यूज द एब्सेंस ऑफ अ टाइम फ्रेम फॉर डिसीजन मेकिंग। कह रहे लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं निकलता है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं ना मौजूदगी को, एब्सेंस को, किसी भी टाइम फ्रेम के, किसी भी कार्यकाल के जो है डिसीजन मेकिंग का। गवर्नर के पास बिल के ऊपर फैसला देने के लिए कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, वो चाहे तो 1 दिन में दे दे, चाहे तो 1 घंटे में दे दे, चाहे तो 5 साल में भी ना दे। तो इस एब्सेंस जो है ना टाइम फ्रेम की, इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इनको। और क्या किसको? एंड द डिस्क्रिशनरी स्पेस, और जो मन मर्जी का स्पेस इनको दिया गया है, जो मन मर्जी की ताकतें इनको दी गई हैं, गिवन टू देम। और क्यों? टू फंक्शन एज अ पैरेलल पावर स्ट्रक्चर, इनको इस्तेमाल नहीं करना है फंक्शन करने के लिए एक पैरेलल पावर स्ट्रक्चर के तौर पे, एक सत्ता के ऐसे जो है सेंटर के तौर पे जो पैरेलल चले, जो स्टेट के अंदर मंत्रिमंडल के बराबर खड़ी हो। तो ताकतें तो हैं इनके पास, पर ऐसी ताकतों को इस तरीके से यूज़ नहीं करना है कि स्टेट के लेजिस्लेचर को ये बाईपास करने लगे। आगे बात समझ में? दिस की वर्ब है डज नॉट मीन, दे की वर्ब है कैन यूज़, दे की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड, और दे की वर्ब है मे यूज़। दे आया है गवर्नर्स के लिए। क्वेश्चन अगेंस्ट करना यानी किसी को वॉर्न अगेंस्ट करना, किसी चीज़ के सामने चेताना। डिस्क्रिशनरी स्पेस वो स्पेस है जो ओपन टू चॉइस है, कुछ पावर्स इनको ऐसी दी गई हैं कि अपनी मन मर्जी से कोई काम को ये कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल भी इनको जुडिशली करना चाहिए सही सिस्टम के साथ। चलिए यहीं रैपअप करेंगे सेशन को। संवैधानिक आर्टिकल था, थोड़ा सा अगर समझ में ना आए ना तो अजीब लगता है, पढ़ने में मुश्किल लगता है और थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन कोशिश हमने ये की है कि आपको 100% अंडरस्टैंडिंग आर्टिकल की मिले। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सी चीज़ गवर्नर से एक्सपेक्टेड नहीं है, तो 4 चीज़ें लास्ट में आपको बताई हैं, 3 चीज़ें, उनमें से एक चीज़ हमने एडिशनल यहाँ लिख दी है, वो आपका आंसर बन जाएगा। तो जो एक्सपेक्टेड है वो तो आंसर नहीं होगा, जो एक्सपेक्टेड नहीं है वो आपका आंसर बनेगा। खुद से कोशिश करो, इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से आप चेक कर लेना, है ना, मेरे आंसर से अपने को मैच कर लेना। सेकंड में आपसे पूछा है कि प्लेजर ऑफ गवर्नर का मीनिंग क्या है इस आर्टिकल के हिसाब से, तो ये चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि गवर्नर के प्लेजर का मीनिंग क्या होता है। चारों में से सही आंसर को आपको चूज़ करना है। फर्स्ट कमेंट में आंसर रखे हैं, पहले अपना निकालो, फिर मेरे वाले आंसर से चूज़ करना, जो मैच करना। थर्ड में आपसे पूछा है वो ऐसी चीज़ जो आपके टेस्ट को या आपकी प्रायोरिटीज़ को अच्छी ना लगे, उसके लिए 1 वर्ड क्या यूज़ करोगे, तो वो एक पैलेट नाम का वर्ड मैंने आपको करवाया था, उसी से बनने वाला वर्ड है। सही वर्ड को 1 वर्ड को आपको बताना है। चौथे 5वें में 2 एरर्स मिलेंगी,
दोनों एरर्स आपको बता देता हूँ कहाँ पे मिल सकती हैं। पहली तो इसके आसपास और दूसरी इस वर्ड के आसपास। देख लेना दोनों एरर्स को। लास्ट में आपसे पूछा है कि इस सेंटेंस में नो का इस्तेमाल करना है, नोट की जगह नो को यूज़ करना है, ट्रांसफॉर्म करना है पूरे सेंटेंस को। तो ये मैं आपको करना सिखा चुका हूँ। सब लोग इसको ट्राई देंगे, ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। सबके आंसर रखें फर्स्ट कमेंट में इसी वीडियो के नीचे 6 के 6 क्वेश्चंस के। चेक करो और आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। आर्टिकल की समरी भी लिखने की कोशिश कर सकते हैं इंग्लिश में 3 से 4 सेंटेंसेज में, ताकि आपकी राइटिंग अच्छी। कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं व्हाट्सएप पे।